नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करेंगे, साइमन कमीशन और फिर उसके जवाब में आई नेहरू रिपोर्ट। जी, एक ऐसा दौर जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा बदलने में कह सकते हैं बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, और इसकी जड़ें जाती हैं 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। उसमें कहा गया था कि 10 साल बाद रिव्यू होगा। बिल्कुल, एक तरह का वादा था कि शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, इसकी समीक्षा के लिए एक कमीशन बनेगा। और फिर एक कमीशन बनाया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। हाँ, क्योंकि उसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। मकसद था कि भारत में संवैधानिक सुधारों की गुंजाइश और तैयारी को जांचा जाए। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन असल गड़बड़ तो इसकी बनावट में थी, है ना? वहीं पर सारी दिक्कत शुरू हुई। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों ब्रिटिश, एक भी भारतीय नहीं। मतलब भारत के भविष्य का फैसला करने वाले कमीशन में कोई भारतीय ही नहीं। ये तो बिल्कुल, इसी वजह से इसे व्हाइट कमीशन या सफेद कमीशन कहा गया और पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। क्या लगता है, ये जानबूझकर किया गया था या बस ब्रिटिश नजरिए की एक भूल? कहना मुश्किल है, पर नतीजा ये हुआ कि इसे अपमान की तरह देखा गया। दिलचस्प बात यह है कि क्लेमेंट एटली भी इसमें सदस्य थे। वही एटली जो बाद में प्रधानमंत्री बने जब भारत आजाद हुआ। जी हाँ, वही। लेकिन उस वक्त किसी भारतीय का ना होना ये संदेश साफ दे गया कि अंग्रेज भारतीयों को अपने भविष्य पर फैसला लेने के लायक नहीं समझते। तो फिर विरोध तो होना ही था। जाहिर है, दिसंबर 1927 में ही कांग्रेस ने अपने मद्रास सेशन में तय कर लिया था कि इसका पूरी तरह बाइकॉट किया जाएगा। और जब कमीशन भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को बंबई में, तो जैसे विरोध की बाढ़ आ गई। पूरे देश में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए और एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। माहौल कितना तनाव भरा रहा होगा, बहुत ज्यादा। और दुर्भाग्य से लाहौर में ये विरोध हिंसक हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और उसी में लाला लाजपत राय। हाँ, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हुए और कुछ हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने तो जैसे आग में घी का काम किया। इस जबरदस्त विरोध और लाला जी की शहादत के बाद जाहिर है भारतीय पक्ष चुप नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं। जब लगा कि ब्रिटिश सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो भारतीय नेताओं ने सोचा कि हमें खुद ही कुछ करना होगा। यहीं पर नेहरू रिपोर्ट की भूमिका आती है। एकदम सही। 1928 में ही अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक समिति बनाई, सर्वदलीय समिति। मकसद था कि एक साझा भारतीय संवैधानिक मसौदा तैयार किया जाए। जी, और इसी समिति ने जो रिपोर्ट पेश की उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और सचिव उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू। कुल 9 सदस्य थे इसमें। तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नाम भी थे और 2 मुस्लिम सदस्य भी शामिल किए गए थे। कोशिश थी कि ये ज्यादा से ज्यादा पार्टियों का प्रतिनिधित्व करें। हाँ, समावेशी बनाने की कोशिश थी। लेकिन एक बात थोड़ी चौंकाती है, इतने बड़े विरोध के बाद भी रिपोर्ट ने पूर्ण स्वतंत्रता क्यों नहीं मांगी? ये उस वक्त की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू है। नेहरू रिपोर्ट ने पूर्ण स्वराज के बजाय डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी। मतलब ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही स्वशासन, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। हाँ, वैसा ही। शायद समिति के बहुमत को लगा कि ये एक ज्यादा यथार्थवादी, मतलब प्रैक्टिकल पहला कदम है जिसे हासिल किया जा सकता है। और इसमें अल्पसंख्यकों के लिए क्या था? वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला मुद्दा तो बड़ा पेचीदा था। हाँ, रिपोर्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को खारिज कर दिया। उसकी जगह जॉइंट इलेक्टोरेट्स यानी संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का सुझाव दिया। लेकिन सीटें आरक्षित रखने की बात थी। जी, अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी पर वोट सब मिलकर देंगे। ये एक बड़ा बदलाव था। और नागरिकों के अधिकारों की भी बात हुई। ये बहुत अहम था। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार एक तरह से संगठित रूप से 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा करने की, संगठन बनाने की, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब। ये भविष्य के भारतीय संविधान की नींव रख रहा था, कह सकते हैं। लेकिन ये डोमिनियन स्टेटस वाली बात, इस पर तो सहमति नहीं बनी होगी, खासकर युवा नेताओं में। बिल्कुल नहीं बनी। रिपोर्ट आते ही कांग्रेस के अंदर ही खास तौर पर जो युवा वर्ग था उनमें असंतोष फैल गया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, इन नेताओं को डोमिनियन स्टेटस मंजूर नहीं था।
उन्हें ये आज़ादी का एक अधूरा रूप लगा। तो उन्होंने क्या किया? इसी वजह से 1928 में ही इन दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई, जिसका साफ लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेटस नहीं। तो ये पूरा दौर एक तरह का मंथन था। एक तरफ साइमन कमीशन के विरोध ने लोगों को एकजुट किया, और दूसरी तरफ नेहरू रिपोर्ट और उसके बाद की बहस ने स्वतंत्रता के मतलब को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। डोमिनियन स्टेटस चाहिए या पूर्ण स्वराज? सही कहा। साइमन कमीशन, जो शायद सुधारों का आकलन करने आया था, उसने अनजाने में ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को और तेज कर दिया। हाँ, और नेहरू रिपोर्ट, भले ही वो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश थी, उसने भी मौलिक अधिकारों और स्वशासन की एक रूपरेखा देकर बहस को आगे बढ़ाया। ये दिखाता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भारतीयों के बीच भी एक गहरी सोच और बहस चल रही थी। निश्चित रूप से ये बाहरी चुनौती यानी साइमन कमीशन, इसने अंदरूनी राजनीतिक सोच को बहुत तेजी से विकसित किया। और ये बहसें डोमिनियन बनाम पूर्ण स्वराज, संयुक्त बनाम पृथक निर्वाचन, ये आगे चलकर भारत की राजनीति और संविधान पर कितना असर डालती हैं, ये सोचने वाली बात है। ये अपने आप में एक अलग गहरी चर्चा का विषय है।